जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप 17वीं की तैयारी कर रहे हों या बीएसएससी इंटर लेवल की। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी कर चुके होंगे, पढ़ाई कर चुके होंगे। तैयारियों को जांचने के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आया है। प्राचीन भारत का इतिहास सेट 1 जो कि PYQ है, यूपीएससी में पूछ चुके हैं। इन सवालों को करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपका 50% तैयारी हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा बारी बारी से। आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास 2 सेट में कराए जाएंगे क्योंकि 130 प्रश्न के लगभग हैं। तो 65 प्रश्न आज भी लिए गए हैं। 65 प्रश्न कल के वीडियो में आएगा सेट 2 में। उसके बाद मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट का ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट का कराया जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको जानकारी चाहिए, जिनके पास ये जानकारी है वो लोग के लिए वीडियो नहीं है। जिनको जानकारी चाहिए और जिनको सही में कट ऑफ पार करना है वही लोग पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और लाइक तो आप कीजिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह से तैयारी करना है। ठीक है, आइए देखें प्राचीन भारत के इतिहास में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लीजिएगा जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 64वीं बीपीएससी में पूछ चुका है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न जो है बीपीएससी में चाहे बीएसएससी में किसी का भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर समझते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैलकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो इसमें ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है ना, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का हुआ था, तो लाल रंग का हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो सबको पता होगा हड़प्पा का बंदरगाह कौन था, लोथल। ठीक है ना, और लोथल कहाँ, गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल गुजरात में है, देखिए प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो लोथल है ना, लोथल गुजरात में पड़ता है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। ठीक है, बनावली कहाँ, ये देखिए हरियाणा के फतेहपुर ज़िले में स्थित बनावली। तो बनावली कहाँ है ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा में पड़ता है। तो इसको ज़रूरी से ज़रूर आप अलग अलग नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये सारे इम्पोर्टेंट ही सवाल हैं। वैसे तो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जानकारियाँ ऐसे ही चाहिए तो। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी, के दीक्षित, MM वत्स और BA स्मिथ में से, इसमें से BA स्मिथ जो है उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बाकी डिटेल आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। PDF के रूप में आपको दिया जाएगा पूरा तरह से। बोगज कोई का महत्व इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। या मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। युग में से कुछ भी नहीं। तो बोगज कोई का महत्व क्यों है, क्योंकि ए आंसर है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। उसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो ये किस तड़ी के ना, परुष्णी नदी के तट
तट पे, ठीक है। प्रष्णु नदी इसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये सारे एग्जामों में इस तरह के सवाल ऋग्वेद पे पूछा ही जाता है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, समझिए, आप ही के फायदे के लिए है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा मंडल है? तो ये 9वां मंडल है, ठीक है। अब आइए और देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित? देखिए, प्रश्न को घुमा कर पूछ दिया। अभी यहाँ पूछा था सोम किसके लिए है, तो 9वें मंडल में। अभी यहाँ पे पूछ दिया 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो समझ गए सोम को। सोम किस में है? डी में। सोम और इस पेक पर नमाकृत देवता की, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत लोग पढ़ते होंगे और बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग अपना मंत्र उच्चारण भी करते होंगे। तो ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं, और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इसे भी ध्यान रखिएगा तो फायदे होगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये कब पूछा? 66 बीपीएससी में ही पूछा। तो ये थे वैशेषिक, ठीक है। डी आंसर वैशेषिक, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म बिहार में ही हुआ था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों बिहार के ही धरती पे जन्म लिए हैं, तभी बिहार का नाम कुछ ज़्यादा ही रोशन होता है ना। इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली में से कहाँ हुआ है? देखिए क्वेश्चन कितना 42वीं, 47वीं और 53 से 55वीं बीपीएससी पूछ चुका है। ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ, क्या हुआ, एनसीईआरटी की पुस्तक में क्या दिया, ये सारे यहाँ डिटेल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? मृत्यु, जन्म तो और मृत्यु दोनों को पे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जन्म कुंडग्राम में और मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन थे प्रथम शिष्य? तो जमाली इनके प्रथम शिष्य थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व, जिसको ध्यान रखिएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे भाई? तो सारनाथ में दिए थे। ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, है ना। सारी बातों को जानना होगा। अब आइए और प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पे उनका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को बोला जाता है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई? लुम्बिनी में तो उनका जन्म स्थान है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर, कुशीनारा में ये है उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत बार पूछा है। त्रिपिटक 3 पिटकों का है, धम्म पिटक, विधम्म पिटक। इसमें देखिए तीनों का, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों का है ये। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। बार बार ये सवाल पूछे जाएंगे आपके हर तरह के एग्जामों में।
अब आइए और सवालों को देखें क्या है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? अभी हाल ही में ये पूछा था और ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आगे आपको फिर से पूछ सकता है ना। हर तरह के एग्जामों में ये देखिए जैन धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो आत्मदमन, ठीक है, ये आत्मदमन जो है इन दिए हुए में से आत्मदमन जो है समान नहीं है, ठीक है ना। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, इस प्रश्न को काट दिया गया था। वैसे इस प्रश्न को अब कोई उसी नहीं है, ये इस तरह का प्रश्न अब पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये प्रश्न जो है जब पूछा था तब ये इनको उसको प्रश्न को काट दिया गया था, है ना, हटा दिया गया था। तो लेकिन इसका आंसर सी है। कोई बोलता है पांचवी पीढ़ी का है, कोई चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों के लिए किया गया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, है ना। तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल। ये देखिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं में को काटकर निवास स्थान बनाने वाली कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोपाल, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत बार पूछा है, उदयन, इस बार भी पूछा 69 बीपीएससी में भी, ये लगभग हर साल पूछ ही देता, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तो याद भी हो गया होगा, नहीं याद है तो अभी भी नए हैं आप स्टूडेंट तो ज़रूर ध्यान रखिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किस राजा ने बसाया था? तो ये उदयन हमेशा आंसर आएगा। वैसे अजातशत्रु का भी नाम आता है, लेकिन हमेशा आंसर जो है उदयन को माना जाता है बीपीएससी द्वारा, ठीक है ना। और प्रश्नों को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में कौन थे? वज्जी यानी कि लिच्छवी थे, ठीक है। तो ये लिच्छवी डी आंसर। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ये राजगिरी, गिरिब्रज भी बोला जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट ईजी हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इसी में बच्चे जो है गलती कर देते हैं, है ना। अधिकतर पाटलिपुत्र मार के आ जाएंगे, क्योंकि पढ़े तो होंगे नहीं। जो पढ़ा होगा उसी के लिए तो ईजी होगा। तो आप पढ़िए, समझिए, है ना। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये किसने की थी? ये तो विलियम जोन्स ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने पढ़ा था भाई? तो ये जेम्स प्रिंसेप ब्रह्मी लिपि को, ठीक है, ये ब्रह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये तो बच्चे बच्चे अब तो बता देंगे, है ना। इंडिका, इंडिका पुस्तक है। अभी इस प्रश्न को घुमा के भी आजकल पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। जानकारियाँ होगी तो आप प्रश्न को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। इंडिका का लेखक कौन था? तो अभी अभी बताया है मेगास्थनीज, ठीक है, उसको जरूर ध्यान। मेगास्थनीज दूत का किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसका दूत था, है ना, सेल्यूकस का, सेल्यूकस निकेटर। आइए और प्रश्नों को देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? पहला तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका लड़का बिंदुसार, है ना, बिंदुसार का लड़का अशोक हुए। लेकिन अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये बृहद्रथ थे,
और इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नाम ज़रूर आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित किस में हैं, तो जूनागढ़ में है। ठीक है, इसको भी ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हविष्क में से किसका झुकाव था? तो ये खारवेल का झुकाव था। कलिंग के राजा थे खारवेल, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे संबंध था? तो ये किस वंश से थे? तो ये चेदी वंश से थे। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ, कलिंग चेदी वंश से। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं सातवाहन वंश से और आठवां। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ चेदी वंश ही दिया हुआ है। महामेघवाहन वंश भी दिया हुआ है, इसलिए ई आंसर है यहाँ पे। आंसर जो है ई दिया हुआ है। ठीक है ना, बीपीएससी के अनुसार ई दिया है आंसर, तो ई को ही मान के चलें। ठीक है, क्योंकि दोनों होगा, यहाँ चेदी वंश से भी थे और ये महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये सब लोग जानते होंगे। गुप्त सम्राट जिसने यूनों को पराजित किया, ये कौन था? तो ये स्कंदगुप्त। ठीक है, जिन्होंने यूनों को पराजित किया तो कौन थे? तो ये स्कंदगुप्त थे। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की भूमि को अग्रहित कहा जाता था? अग्रहित, अप्रहत। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आइए और प्रश्नों को देखते हैं। चीनी यात्री सुन युंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? चीनी यात्री सुन युंग ने, तो ये किए थे 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इस तरह के सवाल ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। कोई भी यात्रा करता है, कब किया, अब कौन सा युद्ध हुआ, इस पर ज़रा विशेष नज़र रखनी चाहिए। कौन सी पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, तो प्रश्न इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? फायान, ह्वेन यित्सिंग और तारानाथ में से ये किए थे ह्वेन सांग। हर्षवर्धन के समय में ह से ह्वे, ह्वेन आप याद रख सकते हैं। हर्षवर्धन ह और ये ह्वेन सांग, तो दोनों हा है। तो ह्वेन सांग ने यात्रा की हर्षवर्धन के समय में। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित? उदंतपुर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बिहार में। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। उदंतपुर जिले उदानपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। उदंतपुर। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव। संस्थापक पे जरूर पूछता है, तो इनको भी ध्यान रखें। कर्नाट वंश का संस्थापक, मगध का संस्थापक कौन कौन थे, अलग अलग। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक थे हरि सिंह, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। किस काल में
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी किस काल में? तो ये धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, तो ये डी है आंसर, इसका भी ध्यान रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहला जो है राजगिरी अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, और तीसरा जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और तीसरा जो है चौथा जो है कनिष्क के समय कश्मीर में। ठीक है, चारों के बारे में बता दिया गया, बहुत बार बताया गया है। हमारे चैनल पे अलग से वीडियो भी बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको समझना हो तो। बाकी आपके ज़बरदस्ती नहीं है कि आप देखिए ही। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछता है ये सब सवाल, उसको ज़रूर कंप्लीट करो। कौन अध्यक्ष थे और किसके समय हुआ था? तो ये महाकश्यप थे। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में, राजगीर या राजगिरी। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिया हुआ है। जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो लुम्बिनी में, आप सब जानते हैं। इसमें से 1-2 भी जानिएगा तो आपका ध्यान हो। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है ना, यानी कि 3-2 हो गया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, तो 1 हो गया। 3-2-1 हो गया। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 3-2-1-4, 3-2-1-4 इसमें है, तो आप देख लीजिए 3-2-1-4 सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसे ही जानकारियाँ चाहिए, जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी लाइक तो आप करेंगे नहीं, अगर अच्छी लगे तो कर सकते हैं, है ना। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या? महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया, जहाँ क्या? तो वहाँ जहाँ पे बुद्ध गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे, है ना, तो वहीं पे बनाया गया, तो यानी कि बी आंसर। क्योंकि वहाँ पे 6 वर्ष की तपस्या के बाद वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान, ठीक है, तो किसके समय प्राप्त हुआ? तो एक कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, तो उसको ध्यान जरूर रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें, कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, या छंदो उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में? तो ये उपलब्ध है, बी आंसर। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था, किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी, जिसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। कौन थे भाई गुप्त काल के? ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है, हर तरह के एग्जाम में पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध शास्त्र? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध के ऊपर ही था ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसको नष्ट किसने किया? ये सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे सामने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो हेतु ये मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो ये 65 सवाल आज हो गए आपके, और आगे एक सवाल जो है आपके अगले वीडियो में आएगा। और ऐसे ही वीडियो देखना है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।